Yeah, a total 7 steps are there to design the portfolio. So as a layman, normally we should go through all the 7 steps, and then this is the basics. This is the basics for framing up the portfolio, designing the portfolio, and thereafter you can go in depth. But my humble request is to understand the stock market. The fundamental thing is you will have to open the demat account and start investing in the market. And this is the right time. I think you can no problem at all. Slowly start investing, because investment can do the magic. Yes, investment has an inbuilt potential. Equity investment has an inbuilt potential to do the magic. तो अगर आप चलो आज हम स्टार्ट, कितने लोग हैं यहाँ? 15 लोग हैं हमारे पास, सभी 15 लोग, या हम 1 महीने के अंदर डीमेट अकाउंट सभी लोग ओपन कर लें। आपके जो नज़दीक के फ्रेंड है वहाँ डीमेट अकाउंट सभी लोग ओपन करवा लो। आप जस्ट 10,000 इन्वेस्ट करो। 10,000 इज नॉट अ क्राइटेरिया, इज नॉट अ बेसिस, बट व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट। आप 10,000 इन्वेस्ट करोगे तो आप जो सिलेक्टेड स्क्रिप्ट है आपकी फेवरेट, धीरे धीरे आप सिलेक्टेड आपकी फेवरेट स्क्रिप्ट डिसाइड करोगे कि कौन कौन सी शेयर्स मेरे फेवरेट है, उसका इवेल्यूट करोगे, आपके फ्रेंड सर्कल में डिस्कस करोगे। आप इकोनॉमिक्स टाइम्स ऑटोमेटिकली देखने के लिए, न्यूज़पेपर देखने के लिए ट्राई करोगे। जहाँ भी अगर आप कोई भी अच्छी जर्नल देखोगे, ब्लू चिप है फॉर एग्जाम्पल, ऐसी कोई अच्छी जर्नल देखोगे, इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर एजुकेशन, तो डायरेक्टली आप गो थ्रू करोगे डेफिनेटली। एंड स्लोली यानी कि 1 ईयर 2 ईयर्स अगर आपका मास्टर खत्म होगा, मास्टर, तब तक मैं समझता हूँ आपके पास मोर देन 70% क्लैरिटी होगी। इट इज इनफ। बाद में 70 से 100% जाने में काफ़ी टाइम लगता है, बट 70% तक पहुँचने में नॉर्मली 2 साल लगता है। 2 साल लगता है प्रैक्टिकल मार्केट की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, तो ही वर्थ है, समझ लो ये सब्जेक्ट पढ़ने का तो ही मीनिंग है क्या, कि सभी लोग विद इन 30 डेज, यानी कि 1 महीने में, ये थोड़ा पेंडेमिक सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, बाद में आप सब लोग पहला काम ये करो कि डीमेट अकाउंट ओपन करना एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। एंड हो सके तो रेगुलर एसआईपी करो, परफेक्ट एसआईपी करो। और एंड याद रखो, जो आज मेरे, समझ लो जो मेरे पास में मेरे बीबीए स्टूडेंट थे, आज मेरे क्लाइंट है, वो लोग बिजनेस मैनेज कर रहे हैं खुद का, तो वो भी आज काफ़ी अच्छी तरह से वो एसआईपी वो सब कुछ परफेक्टली मैनेज कर रहे हैं, या। तो माय क्वेश्चन इज, आपको कल अगर बिजनेसमैन बनोगे तो भी जरूरत पड़ेगी कोई ना कोई जगह पे इस तरह से प्रॉपर इन्वेस्टमेंट डायरेक्शन की, फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, या। तो ये आपके पास राइट टाइम है, क्योंकि अभी आप 2 साल मास्टर के लिए जाओगे, तो अभी 2 साल का टाइम आपके पास काफ़ी है। तो डेली इतना याद रखने का, डेली 1 आवर आई विल गिव फॉर द स्टॉक मार्केट स्टडी। आई विल सी द मूवमेंट, आई विल सी द एनालिसिस, आई विल सी द रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट आता है कंपनी का, क्या वो रिजल्ट देखो। आई विल सी द न्यूज़ चैनल। तो यानी कि ओवरऑल 1 आवर, मिनिमम 60 मिनट्स डेली, काइंडली इन्वेस्ट इन दिस मार्केट। हाँ, तो धीरे धीरे 2 साल में आप काफ़ी अच्छी क्लैरिटी पाओगे। हाँ, और आपको काफ़ी आगे होगा। माइंड माई वर्ड्स, 2 साल के बाद काफ़ी लोग मास्टर होके आएंगे, आप भी मास्टर होके आओगे। ये चीज़ से आप काफ़ी डिवेट कर सकोगे, काफ़ी डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, क्योंकि यू आर अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, प्रैक्टिकल मार्केट, रियल मार्केट। तो आपका जो थॉट्स आता है ना माइंड में, वो थॉट्स रियलिटी के आसपास थॉट आता है। काफ़ी लोग नहीं आता, ऐसे थॉट्स आता है, बड़ा बड़ा थॉट्स आता है, मगर रियलिटी में कन्वर्ट करना वेरी डिफिकल्ट। एंड काफ़ी लोग जो सोचते हैं एकदम एकदम ग्राउंड रियलिटी पे ही सोचते हैं, एंड वो 100% ट्रूथ होता है, एकदम रियलिटी के आसपास ही आता है। तो इट मैटर्स अ लॉट, शार्पन द माइंड इन सच अ वे, इट मैटर्स अ लॉट। उसके लिए एक ही चीज़ में आपको, गुरु मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ क्या, काइंडली ओपन द डीमेट अकाउंट इमीडिएटली विद इन 30 डेज। यस, और मैं आपको आपका ही बीबीए, जो पास बीबीए स्टूडेंट है वो ही आज ब्रोकर है काफ़ी मेरे कॉन्टेक्ट में। मैं अगर बोलूँ एस सी अग्रवाल, क्या उसका सन का नाम, अग्रवाल दर्शन है ना भैया, नमन, या नमन मेरा स्टूडेंट था बीबीए में नमन वॉज माई स्टूडेंट। आज वो खुद का ही वो स्टॉक ब्रोकिंग चल रहा है, यानी कि बड़ौदा में टॉप 3 में एस सी अग्रवाल भी है, या। तो वहाँ भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते, या तो अच्छे है, जरोदा है, काफ़ी अच्छे और भी है, या। एनीवे यू कैन ओपन इट एंड यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। दैट इज माई फर्स्ट रिक्वेस्ट टू द all the students, हाँ।
या अगर ये चैप्टर में अगर थोड़ा थियरी पता नहीं चलता तो चलेगा, आई विल एक्सेप्ट। अगर 2 मार्क्स 5 मार्क्स कम आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आपको प्रैक्टिकल रियलिटी पता चलनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। या तो सब लोग प्रॉमिस किया करे आज क्या कि सर मेरा 30 दिन में, यानी कि बाय एंड ऑफ द जून 30 जून तक मींस आई विल ओपन माय डीमेट अकाउंट। अगर नहीं है तो बी क्लियर। या डीमेट, आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो दैट इज फाइन, वो आप कंटिन्यू करना, नो प्रॉब्लम, मगर ये डीमेट ओपन करके एक बार इक्विटी स्टार्ट करो। इक्विटी एनालिसिस इज द प्राइम एनालिसिस ऑफ द मार्केट। या हो सकता है कल समझ लो आप में से कोई अच्छी इंस्टीट्यूशन से, प्रीमियर इंस्टीट्यूट से एमबीए करे, एमबीए फाइनेंस में करे, तो हो सकता है आप कल म्यूचुअल फंड का, पूरा म्यूचुअल फंड का मैनेजर हो, फंड मैनेजर हो, वो पोस्ट तक आपके लिए ओपन हो सकता है। देन एक बार वो फंड मैनेजर की पोस्ट पे पहुंचते हो, एंटायर मार्केट इज ओपन फॉर यू, मींस कि यू आर गोइंग टू मैनेज द 1000 crores पोर्टफोलियो, 2000 crores पोर्टफोलियो, 5000 crores पोर्टफोलियो, बिकॉज म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास वो पावर है, समझ लो उतना फंड वो लोग मैनेज कर रहे हैं। क्या तो माय क्वेश्चन इज, क्या अगर आप मास्टर लेवल पे जाके बाद में, नो डाउट थियोरेटिकली आप काफी चीज देखोगे, but go with the practicals. Yeah, chalo, let us start our theoretical background as well. So these are the 7 steps. First, your objectives, set your objectives after considering the constraints. Second, choice of asset mix. Third, formulation of portfolio strategy. Fourth, selection of securities. Fifth, real execution. Sixth, timely revision. And seventh, timely performance evaluation. Yeah, इसमें हमने objective कल देखा था, objective के बाद now we are moving ahead for the selection of asset mix, that is a second parameter. Selection of asset mix. Yeah, now come to the point, based on your objectives, जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया उसके बेसिस पे मिक्स होगा सब कुछ। आपने ऑब्जेक्टिव कितना अग्रेसिव रखा उस पे मैटर करेगा। You have to specify your asset allocation. That is, you have to decide how much of your portfolio has to be invested in each of the following asset category. आपके पास अगर 10 लाख रुपीस का फंड है फॉर एग्जांपल, तो 10 लाख रुपीस का आपका फंड किस तरह से पार्क करना चाहिए। ये एसेट्स में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, आज मेरे पास इतने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, हो सकता है उससे और भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और भी है, और भी एवेन्यूज है, मगर ये सभी में आप कितना प्रपोर्शन इन्वेस्ट करोगे। प्रपोर्शन इज सो क्रूशियल। कौन कौन सी चीजें आपके लिए एवेन्यूज क्या है, कैश, या तो कैश रखो, काफी लोग घर में कैश रखते हैं, बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, काफी लोग सिक्योर्ड, ये सिक्योर्ड है, बॉन्ड्स आर सिक्योर्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, आरबीआई बॉन्ड्स आर 100% सिक्योर्ड। तो सीनियर सिटीजनशिप लाइफ में नॉर्मली बॉन्ड काफी एडवाइजेबल होता है, क्योंकि वो इक्विटी का रिस्क नहीं ले सकता, वो मार्केट क्रैश हो तो ऐसा ना हो उसको अटैक आए, दैट शुड नॉट हैपन। या बॉन्ड्स, स्टॉक्स मींस इक्विटी, रियल एस्टेट, as per my understanding, it is my second preferential investment. First is stock, second is real estate, जहां तक मुझे दिख रहा है। प्रीशियस मेटल्स, काफी लोग गोल्ड में भी आज काफी अच्छा प्रेडिक्शन कर रहे हैं। अदर्स में यू कैन गो थ्रू द म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ काफी लोग एफडी रखते हैं, बैंक फिक्स डिपॉजिट रख सकते हो, काफी लोग अनसिक्योर्ड लोन देते हैं, आप मार्केट में किसी को लोन भी दे सकते हो। तो मीनिंग देख भाई, दीज आर द एवेन्यूज फॉर द इन्वेस्टमेंट। या तो यहाँ जो स्टॉक है ना, स्टॉक मींस इट इज इक्विटी एंड प्रेफरेंस, नॉर्मली इक्विटी। मैं नॉर्मली दो चीज में, मैं तो इस तरह से देखता हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं पूरा मार्केट 4 तरह से देखता हूँ। व्हाट इज माय व्यू, पहले वो देख लो और बाद में आप ये थियोरेटिकल बैकग्राउंड देखना। एक मिनट वेट। यानी कि नॉर्मली व्हाट आई अंडरस्टैंड, how I design my portfolio,
नॉर्मली मैं 4 पार्टीशन में देखता हूँ इन्वेस्टमेंट रेवेन्यूज में. नंबर 1 इज इक्विटी. फॉर मी नंबर 1 इज इक्विटी. नंबर 2 is immovable property. Immobile property. Number 3 is the gold. And number 4 is the debt market. Debt market means fixed deposit. Fixed deposit में इन्वेस्ट कर सकते हो या तो बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो. काफी लोग इस तरह से देखते हैं कि जितना इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड गोल्ड में जितनी मुझे मिनिमम रिक्वायरमेंट है उतना मैं इन्वेस्ट करूंगा. गोल्ड में जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है मेरी फैमिली में वो, एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी में घर प्लॉट जो भी मेरी फैमिली की मिनिमम रिक्वायरमेंट है दैट आई इन्वेस्ट. बाकी जो फंड बनता है उसमें दो चीज का ही मिक्स होता है, डेट एंड इक्विटी. डेप्ट इक्विटी आप बोलते हो ना, कोई भी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर दो तरह से डिजाइन होता है, डेप्ट इक्विटी. वो लोग फंड ले रहे हैं, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम ये दोनों जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो डेट या तो इक्विटी. मैं कंपनी के डिबेंचर में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, इट इज एज गुड एज मैं कंपनी के एफडी में, बैंक में एफडी रख सकता हूँ. दिस इज एज गुड एज डेट. मैंने डेप्ट में इन्वेस्ट किया, क्लियर. एंड मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं कंपनी का इक्विटी शेयर परचेस कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड इक्विटी इन्वेस्टमेंट. डेप्ट एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट में अगर मैं दोनों को डेविएशन करूँ, ये दोनों को डिफरेंशिएट करूँ, तो आप क्या क्या डिफरेंशिएट कर सकते हो? हाउ कैन यू डिफरेंशिएट डेप्ट एंड इक्विटी? चलो, डिबेंचर एंड इक्विटी. यू आर इन्वेस्टिंग, प्लीज. व्हेन आई यूज द वर्ड डेट मींस डिबेंचर मींस एफडी. वो तीनों दिन का मतलब सेम आएगा. दैट इज कॉल्ड डेप्ट मार्केट. bonds market, bonds, debenture, FD, that is called debt market. And equity means equity. ये दोनों को अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है, डेप्ट एंड इक्विटी को, हाउ विल यू डिफरेंशिएट? आपको क्या क्या डिफरेंस दिखता है? ऑडियंस सभी लोग ट्राई करो प्लीज प्लीज. चलो, सेशन इज ओपन फॉर यू, प्लीज. डेप्ट एंड इक्विटी में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? क्योंकि आप ये डेप्ट एंड इक्विटी का मिक्स चूज करने के लिए जा रहे हो, उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि दिस इज डेप्ट, दिस इज इक्विटी, उसके फीचर है सर ये. हाँ, डिफरेंशिएट करो. डिफरेंशिएट कर पाओगे तो आप काफी चीज एनालाइज भी कर सकोगे. या बोलते हैं ना, ये माइंड में लेवल होते हैं, नॉलेज लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसके बाद आपका एप्लीकेशन लेवल, उसके बाद एनालिसिस लेवल, उसके बाद एनालिसिस मींस आप डिफरेंशिएट कर रहे हो कंप्लीटली. क्या? उसके बाद आप नॉर्मली क्रिएट कर सकते हो. क्रिएट मींस रिसर्च करते हो. क्या? क्रिएशन. या तो जस्ट डिफरेंशिएट बिटवीन डेट एंड इक्विटी. डेप्ट एंड इक्विटी के बीच का अगर मुझे डिफरेंस करना है तो हाउ विल यू डिफरेंशिएट? मुझे डेप्ट में इन्वेस्ट करना है, समझ लो मैं बैंक एफडी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ. टेक एन एग्जांपल. चलो, बैंक एफडी में इन्वेस्ट करना है एंड कंपनी के इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करना है. ये दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? प्लीज हाईलाइट. ऑडियंस या बेटा बोल. बेटा तेरी आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर्ली, रिपीट कर एक बार, थोड़ा लाउडली बोल. हेलो. हाँ सर, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि बैंक एफडी लाइक कि 2 साल या 5 साल के लिए आपने रख दिया तो आपको मतलब इंटरेस्ट मिलके आपको प्रॉफिट हो गए. इक्विटी में चांसेस है कि आपको प्रॉफिट ना भी हो या थोड़े से आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट लगाया उससे कम भी मिले. वेरी नाइस, वेरी नाइस. उसने फर्स्ट पॉइंट ये बताया, डेप्ट में देयर इज अ सिक्योरिटी, इक्विटी में देयर इज नो सिक्योरिटी. यहाँ प्रॉफिट, यहाँ रिटर्न फिक्स मिलेगा, इंटरेस्ट आपको फिक्स मिलेगा, फिक्स्ड रिटर्न. यहाँ नो फिक्स रिटर्न. काफी बार लॉस भी आता है, काफी बार जीरो रिटर्न मिलता है, काफी बार काफी अच्छा रिटर्न मिलता है, 30% 30% रिटर्न मिलता है, काफी बार जीरो मिलता है. तो यहाँ रिटर्न काफी फ्लक्चुएशन है. दैट इज वाई मार्केट में बोलते हैं ना, इक्विटी जिसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है ना, फ्लक्चुएशन इज अ रिस्क, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लक्चुएशन इज अ रिस्क. एक लाइन में मैं बोलूं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रिस्क? पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनीथिंग, इट इज अ रिस्क. बाद में फॉरेक्स मार्केट हो, इसमें फ्लक्चुएशन हो रहा, इक्विटी मार्केट हो, इसमें फ्लक्चुएट हो रहा, पेट्रोल के रेट्स में फ्लक्चुएट हो रहा. तो जहां फ्लक्चुएशन का चांसेस है वो कमोडिटी रिस्की कमोडिटी है. बी क्लियर? या तो माय क्वेश्चन इज क्या? तो यहाँ इक्विटी, दैट इज व्हाई इट इज अ रिस्की कैपिटल. हायर द रिस्क हायर द रिटर्न पॉसिबल है. एंड यहाँ कोई फ्लक्चुएशन की पॉसिबिलिटी नहीं है. फिक्स 6% एफडी में इंटरेस्ट मिलेगा तो 6% मिलेगा ही. तो दैट इज व्हाई
लो रिटर्न है तो रिटर्न, लो रिस्क है तो रिटर्न भी लो है, देखो 6% ही है। हाँ? और आपको पता है इक्विटी में काफ़ी इक्विटी स्टॉक ऐसे है एक दिन में 6% देते हैं। हेलो, आपने इन्वेस्ट किया, हो सकता है 2 दिन में 6% आगे निकल गया, तो यहाँ जो पूरे साल का रिटर्न मिलता है वो 2 दिन में काफ़ी बार रिटर्न पॉसिबल है, काफ़ी बार पॉसिबल है। तो माई क्वेश्चन इज, ये दोनों, ये फर्स्ट डिफरेंस काफ़ी अच्छा किया, अले ने काफ़ी अच्छी तरह से हाईलाइट किया। इसमें 2 डिफरेंस मैंने रखा, यहाँ डेट इज सिक्योर, इक्विटी इज नॉट सिक्योर, इट इज रिस्की कैपिटल। डेट रिटर्न इज फिक्स, यहाँ रिटर्न इज नॉट फिक्स। थर्ड, लिक्विडेशन के टाइम पे डेट पहले रिटर्न होगा, इक्विटी लास्ट में रिटर्न होगा, तो वो भी रिस्क है। एनी अदर? एनी अदर? Sir, in the case of bankruptcy, equity shareholders are the last one to वेरी get. नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यानी कि एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप बैंक्रप्सी पहले डेब्ट पे किया जाएगा एंड देयर आफ्टर इक्विटी शेयरहोल्डर्स विल बी पेड। या बी क्लियर, बी क्लियर। एंड डेब्ट में खास याद रखो, सिक्योर्ड को पहले पे किया जाएगा, बाद में अनसिक्योर्ड डेट को पे किया। डेट में 2 कैटेगरी होती है, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड, मगर इक्विटी इज द लास्ट रिसोर्ट, उसको तो लास्ट ही पेमेंट मिलेगा, दैट इज फाइन। तो एज टू माय अंडरस्टैंडिंग, यहाँ देखो ये दोनों में काफी बड़ा मार्क गैप है। मैं तो सबसे ये बोलता हूँ इसमें रिस्क भी कम है, रिटर्न भी कम है, यहाँ रिस्क भी ज्यादा है, रिटर्न भी ज्यादा है। नॉर्मली मैं काफी बार ऐसा बोलता हूँ, क्या डेब्ट मार्केट कब एडवाइजेबल है, कब एडवाइजेबल है? नॉर्मली मैं तो ऐसा बोलता हूँ सिचुएशन देख के चलना चाहिए। समझ लो आपकी एज आगे बढ़ती जाती है ना, समझ लो आप 30 के हो, 30 से 40 गए, 40 से 50 गए, 50 से 60 गए, तो जिस तरह से आप ये 10-10 साल डिकेड क्रॉस कर रहे हो, आपके पोर्टफोलियो में डेट का वेटेज बढ़ता जाना चाहिए, इक्विटी का प्रोपोर्शन रिड्यूस होता जाना चाहिए, बिकॉज नाउ योर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी डाउन हो रही है डे बाय डे। आज हम समझ लो यंग है, तो मीन्स कितना भी अगर रिवर्स हुआ तो उसको वापस रिवर्स करने की हम पूरी कैपेबिलिटी रखते हैं आज, मगर ये आफ्टर 20 ईयर्स नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो मुझे एज एन अतुल सर, तो मुझे इस तरह से स्ट्रेटेजी सेट करनी चाहिए, क्या आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, 5 साल के बाद मेरा 5% प्रोपोर्शन बढ़ता जा रहा है डेप्ट में, यानी कि इक्विटी में से डेप्ट में ट्रांसफर होता जा रहा है। एवरी ईयर 1%, प्रैक्टिकली 1% डेप्ट पोर्शन बढ़ाता जा रहा हूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर मैं 60 तक आऊंगा तो मीन्स आज जो मेरा है पोर्शन वहां से और 20% बढ़ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो डेप्ट का वेटेज ज्यादा होना चाहिए, यानी कि जिस तरह से आपकी एज बढ़ती जा रही है उस तरह से आपके पोर्टफोलियो में डेप्ट का प्रोपोर्शन बढ़ता जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल टेक अ सिचुएशन, आज व्हाट इज माय स्ट्रेटेजी, ये आप ब्लाइंडली मत फॉलो करना मेरी स्ट्रेटेजी, आप एनालाइज करना, आप खुद इवेल्यूएट करना एंड देयर आफ्टर यू कैन, यस माय स्ट्रेटेजी इज 70-30 टुडे। 70% it is equity, 30% is a debt. Yeah, meaning that means my risk taking capacity at this age, at young age, definitely it is beyond the boundary, are you getting my point? Yes. तो यानी कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ क्या कि विदाउट एनी कैलकुलेशन टेक द रिस्क, कम विथ कंप्लीट कैलकुलेशन टेक द रिस्क, कंप्लीट सपोर्ट है आपके पास, नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का, कंप्लीट एनालिसिस का सपोर्ट है, देन टेक द रिस्क, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हो सकता है कभी बार, काफी बार रिवर्स भी होगा, पर मेजोरिटी टाइम्स पॉजिटिवली जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यानी कि आज अगर ये 70-30 है, कल आज समझ लो माय एज इज ऑलमोस्ट 40, या तो अगर 40 से 45 में जाऊंगा, 45 to 50 जाऊंगा, समझ लो 50 तक मैं पहुंचूंगा, बाद में मैं पोर्टफोलियो इस तरह से ट्राई करूंगा, दोनों 50-50 कर दूंगा, यानी कि इक्विटी में से डेब्ट में चेंज कर दूंगा, 20% शिफ्ट करूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या 50-50 होगा। 50 to 60 जाऊंगा तो मेरी इक्विटी है वो 30% ही होगा, मेरे डेट पोर्टफोलियो में 70% होगा। आफ्टर रिटायरमेंट मेरा डेट पोर्शन बड़ा होना चाहिए, क्यों? वहाँ से मुझे सेफ रिटर्न मिलता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बाद में अगर कुछ भी पोर्टफोलियो रिवर्स हुआ तो बाद में उसको सुलटाने के लिए मेरे पास कैपेबिलिटी नहीं होती वो टाइम पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यंग एज पे आपके पास पूरी कैपेबिलिटी होती है। तो नॉर्मली एज के साथ भी उसकी एक मिक्स, बेस्ट मिक्स सेट होता है। पूरे मार्केट में नॉर्मली देखो तो बिहेवियर ए है, पूरे मार्केट का बिहेवियर ए है। क्या नंबर 2, हो सकता है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपके पास अगर और अच्छी क्लैरिटी है तो देन इट्स फाइन, कि अगर आप इक्विटी मेंटेन कर रहे हो इट्स फाइन, अगर आपके पास काफ़ी अच्छी क्लैरिटी है तो भी लोग चूज करते हैं कि डेप्थ थ्रू, सीनियर सिटीजन लाइफ में डेप्थ थ्रू नॉर्मली लोग थ्रू करते हैं, प्रीफर करते हैं। या एंड नंबर 2, जब मार्केट आपको लग रहा है क्या कि इक्विटी मार्केट में अभी पॉसिबिलिटी है मार्केट क्रैश होने की,
या तो नेक्स्ट 2 इयर्स मार्केट में काफी फ्लक्चुएशन की पॉसिबिलिटी है। काफी लोग को ऐसा लगता है ना, अभी कोरोना में लग रहा है, लास्ट ईयर से लग रहा है, मार्च 2020 से लग रहा है कि मार्केट कौन सी साइड कब जाएगा ना किसी को पता नहीं चल रहा है। नो डाउट वो 8,000 7,500 पे आया था, 8,000 पे निफ्टी, वहां से 15,000 तक निफ्टी आ गई वापस। तो एकदम रैपिड स्पीड पे यार, रैपिड स्पीड से आई। आपको पता चल रहा है, ये मैथमेटिक पता चल रहा है। 8,000 निफ्टी मीन्स आज तक, यानी कि अप टू 2020 इंडिया ने जो लेवल पे इंडिया पहुंचा था वहां से यहाँ 1 साल में निफ्टी ने उतना जर्नी कर लिया, यानी कि 8,000 to 15,000। तो काफ़ी इक्विटी ऐसी थी जो 3, 4, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गई। मीनिंग दैट ऐसी अपॉर्चुनिटी रेयर होती है। बट एट द सेम टाइम अभी भी मार्केट में डर है, हो सकता है मार्केट वापस गिरे और डिस्टर्बेंस आए, पता नहीं है सेकंड वेव है, थर्ड वेव का क्या होगा, किसी को कुछ पता नहीं, क्योंकि मार्केट अभी पूरा अनप्रिडिक्टेबल वे पे चल रहा है अभी। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, काफ़ी एकदम वो लोग होते हैं क्या कि रिस्क लेना नहीं चाहते, रिस्क कैलकुलेटेड लेते हैं, एकदम कैलकुलेटेड लेते हैं, कंजर्वेटिव रिस्क लेते हैं। वो लोग क्या करेंगे, अभी इक्विटी में से पूरा फंड बाहर निकालेंगे, वो एफडी कर देंगे, 2 साल तक एफडी रखो, 2 साल तक एफडी में से मुझे फिक्स रिटर्न मिलेगा चलेगा, मेरी प्रिंसिपल अमाउंट तो डिस्टर्ब नहीं होगी, एंड तो भी मुझे 6% तो मिलेगा ही, 6-7% जो भी है मिलेगा ही, दैट्स इट। तो वो लोग इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड में से फंड बाहर निकल के एफडी कर देंगे। 2 साल के बाद क्या होगा किसको पता, या तो दैट इज वाई काफ़ी लोग ऐसे भी है। तो ऐसी जब सिचुएशन आती है ना मार्केट में बहुत हैवी फ्लक्चुएशन की चांसेस है, तो हाई रिस्क इज इन्वॉल्व, हाई रिस्क इन्वॉल्व है। तो आपके पास अगर अच्छी क्लैरिटी है, प्रेडिक्शन का है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, तो ही इक्विटी मार्केट में खड़ा रहना चाहिए। अदरवाइज आप मनी कंफर्म, मनी आप कैपिटल जो ओरिजिनल कैपिटल है उसमें लॉस होने की पॉसिबिलिटी है। वो टाइम पे अगर ऐसा है तो बाहर निकल जाओ, एफडी कर दो, मार्केट एक बार स्टेबल हो जाए, बाद में कोरोना सब कुछ रेडी हो गया, बाद में इन्वेस्ट करो, और बाद में जो मार्केट इस तरह से आगे बढ़ेगा इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, मगर ये फ्लक्चुएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और फ्लक्चुएशन का बेनिफिट भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें तो लॉस भी का पॉसिबिलिटी भी है, बेनिफिट का भी पॉसिबिलिटी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या तो दैट इज एडवाइजेबल। तो नॉर्मली मैं ऐसा बोलता हूँ, डेब्ट इक्विटी मिक्स, मार्केट में 2 ही मिक्स इंपॉर्टेंट है, डेब्ट एंड इक्विटी। जो 2 मिक्स है 2 सिचुएशन पे डिपेंड करता है। नंबर 1 माय एज फैक्टर एंड नंबर 2 इज सेकंड। नॉर्मली ये भी देखा जाता है क्या कि आपका मार्केट प्रिडिक्शन अभी क्या है नियर फ्यूचर में, तो काफ़ी बार ऐसा फ्लक्चुएशन वाला मार्केट है तो लोग डेब्ट एलोकेशन ज़्यादा प्रीफर करते हैं। एंड नंबर 3, काफ़ी बार लोग अपना अगर इनकम में, तो सबसे बड़ी बात ये बनता है आपकी अर्निंग कैपेसिटी, योर अर्निंग कैपेसिटी मैटर्स अ लॉट। अगर आपकी अर्निंग कैपेसिटी अच्छी है ना, आपकी अर्निंग कैपेसिटी अच्छी है तो वो आपको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा, आपको इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट करेगा। क्यों? बिकॉज योर रिस्क इज बैक बाय योर अर्निंग कैपेसिटी। तो अगर कुछ होगा तो भी कोई बात नहीं, देख लेंगे, दैट वुड बी योर अप्रोच। तो आप बोलते ना अग्रेसिव शॉट खेलोगे, और नॉर्मली ये बोलते ना कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, वो कॉन्सेप्ट को आप टच कर पाओ डेफिनेटली। तो सबके पीछे एक फंडामेंटल चीज़ ये चल रही है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या, योर अर्निंग कैपेसिटी। इफ योर अर्निंग कैपेसिटी इज गुड, इट इज वेल, तो बाद में वो सबसे बड़ा आपका सिक्योरिटी का फैक्टर है। तो बाद में इक्विटी मार्केट में आप अच्छी तरह से बाज डिसीजन, राइट टाइम पे राइट रिस्क उठाने का, जबरदस्त रिस्क उठाने का आप अप्रोच रखोगे। अगर आपकी अर्निंग कैपेसिटी वीक है तो आप काफ़ी सेफ खेलने के लिए ट्राई करोगे, क्योंकि इट मैटर्स अ लॉट। क्यों? आपकी प्रिंसिपल अमाउंट चली ना जाए उसके लिए हर बार आप केयर करोगे, तो हो सकता है काफ़ी बार ज़्यादा कंजर्वेटिव हो जाओ, एंड ज़्यादा कंजर्वेटिव लोग ग्रोथ नहीं कर पाते। या तो माय क्वेश्चन इज, तो ये लेवल पे, ये एज पे मैं आपको फर्स्ट रिक्वेस्ट ये भी करता हूँ क्या, योर फोकस शुड बी ऑन योर अर्निंग कैपेसिटी। आप अभी एजुकेशन में हो, TY BBA में हो, MBA करोगे, या अभी पूरा फोकस आपकी अर्निंग कैपेसिटी पे रखो, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अप टू द मार्क परफेक्ट सेट कर लो, बेस्ट इंस्टीट्यूशन से मास्टर किया जाए, ये 2 साल में अच्छा एक्सपोजर भी मिले, ऐसा भी कुछ ट्राई करो। आफ्टर 2 इयर्स ट्राई करो कि मेरी अर्निंग कैपेसिटी 2 साल, अभी समझ लो 2 साल के बाद आपका मास्टर खत्म होगा, 3 साल और ले लो, 3 इयर्स और 3 साल आप समझ लो मार्केट में सेट होने में लगेगा, कोई भी जगह पे जाओगे। आफ्टर 5 इयर्स योर अर्निंग कैपेसिटी शुड बी दिस वन, वो आपका टारगेट होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए आज से
तो आज मैं आपको एक सेकंड रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आई एम मेकिंग अ सेकंड रिक्वेस्ट टू यू। क्या सब लोग आज डिसाइड कर लो, आफ्टर 5 years दिस शुड बी मिनिमम अर्निंग कैपेसिटी ऑफ माइंड। मेरी इतनी अर्निंग कैपेसिटी मिनिमम होनी चाहिए। क्या कि सर आफ्टर 5 years इतना तो मैं अर्न करूंगा ही करूंगा, कन्फर्म। तो आप वहां वो लेवल तक पहुंचने के लिए पूरे अटेम्प्ट करोगे। और कोई लोग गोल नीचे सेट ना करें, कंजर्वेटिव गोल सेट ना करें, उसमें कोई मजा ही नहीं। हाँ? कि मिनिमम मैं तो यहाँ तो पहुंच जाऊंगा, ऐसा नहीं है। जो आपसे अचीव ना हो पाए ऐसा सेट करो। गोल ऐसा ही होना चाहिए ना कि कभी भी उसको टच ना कर पाए। इस तरह से आगे बढ़ो, तो ही आपको हर रोज मोटिवेशन वो देगा, हर रोज मोटिवेट हो गया, हर रोज फाइट के लिए आप रेडी हो गए। अदरवाइज तो आपने अचीव कर लिया तो सेटिस्फेक्शन और हो गया। नाउ माय क्वेश्चन इज, तो आप नॉर्मली 110% लेवल पे गोल सेट करना। आफ्टर 5 years सर आई विल बी एट दिस प्लेस, डेफिनेटली आई विल बी एट दिस प्लेस। एंड अकॉर्डिंगली पूरा एजुकेशन पे फोकस करो, मास्टर पे फोकस करो। एंड बाद में जो 2-3 साल आप मार्केट ग्रैब कर रहे हो, वो टाइम पे भी पूरा मेहनत करो, 12-12 घंटे 15-15 घंटे इसमें इन्वेस्ट करो। एंड आफ्टर 5 years डेफिनेटली आपकी अर्निंग कैपेसिटी एक बार अच्छी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट और कोई बिजनेस में टेक ओवर करना है, कोई कंपनी को टेक ओवर करना है, तो दैट इज ऑल्सो इक्विटी इन्वेस्टमेंट। तो वो सभी एवेन्यूज ऑटोमेटिकली, अपॉर्चुनिटीज सभी ओपन हो जाएगी। क्या तो माय क्वेश्चन इज, अभी हमने इस सेशन में क्या देखा, क्या मैंने पढ़ा है, क्या डेब्ट एंड इक्विटी का बाइफर्केशन। कौन सी सिचुएशन में डेब्ट एडवाइजेबल है, कौन सी सिचुएशन में इक्विटी एडवाइजेबल है। नॉर्मली एज फैक्टर, मेरे प्रोपोर्शन, मेरे डेब्ट एंड इक्विटी का प्रोपोर्शन कौन डिसाइड करेगा, तो एज फैक्टर, दैट इज फर्स्ट। मार्केट सिचुएशन, अभी रिस्क क्या है, स्टेबल है या फ्लक्चुएटिंग है। स्टेबल है तो आई विल गो विद द इक्विटी मिक्स, अदरवाइज मार्केट में फ्लक्चुएशन है तो आई शुड गो विद द डेब्ट प्रोपोर्शन। डेब्ट प्रोपोर्शन ज्यादा होना चाहिए मेरे पोर्टफोलियो। नंबर 3 आपने देखा ना, आपकी अर्निंग कैपेसिटी बैक बाय द अर्निंग कैपेसिटी, इट आल्सो मैटर्स। क्या एंड तो ये डेब्ट एंड इक्विटी का मैंने आपको ये बोला। नॉर्मली और दो एवेन्यूज लोग प्रीफर करते हैं, इट इज गोल्ड एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो गोल्ड एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, मैं तो आपको एक चीज और बताता हूँ, क्या आपका टर्म प्लान, आपका LIC लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, वो भी परफेक्ट होना चाहिए। क्यों एक बार आप अर्निंग में आ जाओ ना, अर्निंग में 5 साल के बाद समझ लो आप अर्निंग में हो, आपकी अर्निंग कैपेसिटी अच्छी है, बाद में आपका लाइफ कवर परफेक्ट होना चाहिए। क्योंकि आपकी अर्निंग कैपेसिटी के बेसिस पे ये सभी डिसीजन आपने लिए हैं। अगर आपको कल कुछ हो गया, तो आपको कुछ डिसेबिलिटी, परमानेंट डिसेबिलिटी बॉडी में आई, तो आपके पास LIC का वो कवर, लाइफ इंश्योरेंस का वो कवर आपके पास होना चाहिए। क्या आपकी अर्निंग कैपेसिटी को मिनिमम, आपका जो 10 साल का अर्निंग आने वाला था उसका प्रेजेंट वैल्यू कन्वर्ट कर लो, उतना तो आपके पास लाइफ कवर होना चाहिए। क्यों आपकी 10 साल की अर्निंग जो थी उसका प्रेजेंट वैल्यू में मैं आज कन्वर्ट करूँ तो सर इतना हो रहा, उतना तो आपका कवर होना चाहिए। तो आपको 10 साल की अर्निंग का प्रेजेंट वैल्यू तो आज मिल गया। अगर ऐसा कुछ हुआ तो भी, तो देन योर लाइफ वुड बी स्मूथ इन दैट केस, इन दैट सिचुएशन आल्सो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो माय क्वेश्चन इज, अर्निंग कैपेसिटी शुड बी सेफगार्डेड, शुड बी hedged by the term plan of the life insurance। कभी भी ऐसे फायरिंग में मत चलो, क्या कि मेरे पास अर्निंग कैपेसिटी अच्छी है तो मींस आई एम 100% सेफ। नो, यू आर नॉट सेफ, यू एंड योर फैमिली नॉट सेफ। उसका, आपकी अर्निंग कैपेसिटी का मेन बैकअप क्या है, इट इज योर लाइफ इंश्योरेंस टर्म प्लान। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दैट शुड बी देयर। तो मैं ऐसा बोलता हूँ, योर अर्निंग कैपेसिटी, योर टर्म प्लान, दैट इज एन अर्निंग कैपेसिटी सिक्योरिटी, सेफगार्डिंग। आप डेब्ट में इन्वेस्ट करते हो, इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो, आप इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो। नॉर्मली ये 4 रास्ता प्रीफरेबल है। चलो मैं आपको एक चीज और आपके सामने रखता हूँ। पहले एसेट मिक्स हम देख रहे हैं, एलोकेशन, उसके पहले सभी का आपका पास अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। डेब्ट इक्विटी पता चल गया। चलो मैं आपके सामने, ऑडियंस के सामने सेकंड क्वेश्चन रखता हूँ। ऑडियंस रेडी? व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी मार्केट? म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी मार्केट। चलो, सेशन इज ओपन फॉर यू। या सेशन फॉर ओपन फॉर द डिस्कशन, प्लीज। या ऑडियंस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? आपको क्या लगता है सर, इक्विटी मार्केट में एंड म्यूचुअल फंड मार्केट में, ये दोनों में क्या करें? इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग इन इक्विटी, व्हाट आर द डिफरेंसेस एज पर योर अंडरस्टैंडिंग? पहले एवेन्यूज देखने के पहले
आपको पता है ना, काफी लोग बोलते हैं ना सर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना इट इज एन एवेन्यू, इन्वेस्टमेंट एवेन्यू। इक्विटी में इन्वेस्ट करना इट इज अ म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट एवेन्यू। मगर ये दोनों मार्केट तो पता होना चाहिए ना आपको। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना वो क्या है, इक्विटी में इन्वेस्ट करना वो क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? प्लीज प्लीज। सर एग्जैक्टली परफेक्ट तो नहीं पता, लेकिन मुझे जब तक ध्यान है इक्विटी में हम परफेक्ट एक शेयर को टारगेट करते हैं, उसको खरीदते हैं, उसको उसके बारे में हमें सब पता होता है। जबकि म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं ग्रुप ऑफ कंपनी या फिर ऐसा कुछ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आपने ये ट्राई किया क्या कि सर इक्विटी में हम पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं एंड म्यूचुअल फंड में ग्रुप ऑफ कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। गुड। चलो वाइडर लेवल पे अगर मैं बोलूँ तो इसमें काफ़ी क्लैरिटी है। एक चीज़ मैं आपको, या एनी अदर ओपिनियन ऑडियंस? काफ़ी लोग हैं, या सब लोग ट्राई करो प्लीज़। सर म्यूचुअल फंड में वी हैव लाइक जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो देर आर फंड मैनेजर्स जो प्लान करके इन्वेस्ट करते हैं, और वेरेज इन इक्विटी मार्केट वी इन्वेस्टेड बाय आवरसेल्व्स एंड वी टेक एडवाइसेस फ्रॉम अदर्स। वेरी नाइस वेरी नाइस। यहाँ से जो अभी ऑडियंस में से आंसर आया कि कोई सर इसमें म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है और वहाँ हम खुद मैनेज कर रहे हैं। या वेरी गुड वेरी गुड आंसर। या एनी अदर ओपिनियन? आज नहीं है वो, व्यास नहीं है, व्यास, दिशा दिशा। सर मैंने ही अभी आंसर किया। ओके ओके ओके, गुड 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 गुड। क्या पारवी, भूमि? सर ऑन मतलब डेट में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज वेरी लो एज कम्पेयर, नहीं सॉरी, म्यूचुअल फंड में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लो एज कम्पेयर टू इक्विटी। वेरी नाइस वेरी नाइस। इसने ये बताया कि सर म्यूचुअल फंड की कंपेयर में इक्विटी में, तो इसने दो चीज बता दी प्रैक्टिकली। क्या सर? म्यूचुअल फंड में रिस्क भी कम है कंपेयर टू इक्विटी, रिटर्न भी कम है कंपेयर टू इक्विटी, डायरेक्ट इक्विटी। चलो गुड गुड। नेक्स्ट। क्या एनी अदर ओपिनियन प्लीज? क्या एनी अदर ओपिनियन प्लीज? देखो कॉल करो कॉल करो कॉल करो। हाँ या यहाँ देखो, जो म्यूचुअल फंड है ना, म्यूचुअल फंड्स, वो फंड मैनेजर चला रहा है। वो दिशा ने परफेक्ट बताया सर वो फंड मैनेजर चला रहा है। म्यूचुअल फंड इज एन एंटिटी, इंडिविजुअल इज नॉट एन एंटिटी। या म्यूचुअल फंड है, समझ लो। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जब आप इक्विटी, समझ लो यहाँ आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो आप, तो यू आर इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इन द इक्विटी। आप खुद एनालाइज कर रहे हो या तो आप किसी के पास एडवाइस ले रहे हो एंड अकॉर्डिंगली यू आर इन्वेस्टिंग इन द इक्विटी, वन कंपनी टू कंपनी। वो भी अच्छा किसी ने बताया था, डायरेक्ट कोई एक दो कंपनी में इन्वेस्ट करना या तो 10 कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो आप, एज पर योर चॉइस। गुड। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड है वो मार्केट में से छोटे छोटे लोग के पास है, सभी के पास है। यूनिट इश्यू करते हैं, यूनिट्स इश्यू करते हैं। म्यूचुअल फंड में शेयर नहीं होता, यूनिट्स होते हैं। यूनिट्स इश्यू करते हैं और पूरे मार्केट में से फंड कलेक्ट करते हैं। कंपनी क्या करती है, इक्विटी इश्यू करके फंड कलेक्ट करती है। म्यूचुअल फंड यूनिट्स इश्यू करके सभी के पास से फंड कलेक्ट करते हैं। एक बार फंड कलेक्ट कर लिया उसने, तो फंड मैनेजर के पास पोर्टफोलियो होता है 1000 करोड़, 2000 करोड़, 500 करोड़, लाइक दैट। अब म्यूचुअल फंड इतना बड़ा फंड है, समझ लो पूरे मार्केट में से इंडियन इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया 1000 करोड़ रुपीज दिया म्यूचुअल फंड को, तो अब वो अच्छा फंड मैनेजर अपॉइंट करेगा। म्यूचुअल फंड है, उसका जो टॉप मैनेजमेंट है वो अच्छे अच्छे फंड मैनेजर लाएंगे कि 15 एक्सपर्ट लाओ, 15 अच्छे एक्सपर्ट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फाइनेंशियल एनालिस्ट है, एएमएस है, फाइनेंस में से एमबीए पास थ्रू की वो है, ये सब टॉप लेवल के जिसका प्रूवन अच्छा ट्रैक है, सक्सेसफुल फंड मैनेजर है, उसको हम फंड मैनेजर में रखेंगे। 15 लोग यहाँ रखा हमने परफार, उसके अंडर में एनालिसिस टीम में एकदम हाईली प्रोफेशनल पर्सन अपॉइंट किया। उसकी सैलरी कोई परवड़ेगा, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि ये तो यहाँ हमारे पास तो 1000 करोड़ का फंड है, उतना मैनेज सर करें। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ओके मिनट, वेट वेट वेट, एक मिनट वेट करना सब लोग।
Now 100%. Am I audible? Am I audible properly now? Yes, sir. Yeah. So my question is, अगर म्यूचुअल फंड में समझ लो पूरे मार्केट में से उसने 1000 करोड़ कलेक्ट किया है, तो मार्केट में से जो प्रूवन फंड मैनेजर है, प्रोफेशनल फंड मैनेजर है, उसको वो अपॉइंट कर सकते हैं। अगर 10-15 प्रोफेशनल लोग को अपॉइंट करना है तो फंड मैनेज करने के लिए वो लोग अपॉइंट कर सकते हैं, वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। मगर आप कर पाओगे? आपको फंड इन्वेस्ट करना है तो आपके पास समझ लो 10 लाख रुपीज है, तो 10 लाख रुपीज में आप अच्छे एक्सपर्ट नहीं आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ ये लिमिटेशन है, इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट में लिमिटेशन है। यू डू नॉट हैव एनी एक्सपर्ट एडवाइस, यू कैन नॉट अफोर्ड द एक्सपर्ट एडवाइस, बट हियर म्यूचुअल फंड कैन अफोर्ड द एक्सपर्ट एडवाइस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दैट इज व्हाई यहाँ क्या है, म्यूचुअल फंड भी कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, वो भी इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है या तो डेब्ट में इन्वेस्ट कर रहा है, बैक टू बैक। अगर आपने इक्विटी वाला म्यूचुअल फंड लिया है तो वो इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा। आपने म्यूचुअल फंड को दिया, म्यूचुअल फंड यानी कि प्रोफेशनल मैनेजर वहां बैठे हैं 15 लोग, they will invest in the equity, they will choose the equity, best equity. So my question is, mutual fund is nothing, it is also investment in equity, but via mutual fund. यहाँ direct equity, वहाँ I am investing in ICICI Prudential Growth Equity Fund for example, mutual fund, उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, and ICICI Prudential back to back investing in equity blue chip companies. That's it. So my question is, ये दोनों में मेजर डिफरेंसेस मुझे ये दिखा, म्यूचुअल फंड इज हाईली प्रोफेशनलाइज मैनेज। आप कितने प्रोफेशनलाइज मैनेज हो पता नहीं क्या। नंबर 2, यहाँ आप अकेले का फंड है तो आप इतना डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास लिमिटेड फंड है। म्यूचुअल फंड के पास काफ़ी बड़ा फंड है तो वो अलग अलग सेक्टर में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। हो सकता है एक सेक्टर डाउन जाए तो आपका रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो जाए। या लोग बोलते हैं आपके पास एक बिजनेस है या तो 2 बिजनेस है, 2 अलग अलग सेक्टर में अगर आपका बिजनेस है तो आप काफ़ी सेफ बिजनेस है। क्यों? अगर कल एक सेक्टर डाउन आए तो भी आप सर्वाइव कर पाओगे। वॉरेन बफेट ने ये लिखा है अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट दिया है क्या कि ये 21st सेंचुरी में आपके पास मिनिमम 2 सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, मिनिमम 2 सोर्सेस ऑफ इनकम। सिंगल सोर्स कैन वाइंड अप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन 21st सेंचुरी बिकॉज टाइम इज चेंजिंग लाइक एनीथिंग। दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ वॉरेन बफेट। तो माय क्वेश्चन इज क्या, तो यहाँ जो म्यूचुअल फंड वाले हैं वो काफ़ी मार्केट में अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पोर्टफोलियो ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। जितना डाइवर्सिफाई ज़्यादा करते हैं उतना रिस्क कम हो जाता है। आपको पता चलता है ना, एक ही बैग में सभी एग रखोगे तो वो बैग गिरेगी तो सभी एग टूट जाएगा क्या। मगर आपने अलग अलग बैग में अलग अलग एग रखा है तो अगर एक बैग गिरेगी तो एक ही अंडा टूटेगा, बाकी सब रह जाएगा, सेफ है। तो दैट इज एन इन्वेस्ट डाइवर्सिफिकेशन विल रिड्यूस योर रिस्क, विल मिनिमाइज योर रिस्क। तो इंडिविजुअल लेवल पे आप इतना डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, वो लोग हाईली डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो हाईली प्रोफेशनलाइज, हाईली डाइवर्सिफाइड एंड सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट। अगर SIP आपने रखा है तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट। यहाँ इंडिविजुअल लेवल पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ आप सेंटिमेंट्स काफ़ी टच होता है, तो यहाँ सिस्टमेटिक इन्वेस्ट करना डिफिकल्ट है। एंड मैं आपको एक लास्ट डिफरेंस पढ़ाता हूँ क्या, फॉर आर्ट्स एंड साइंस स्ट्रीम, if you are from the arts and science stream then mutual fund is advisable, go through mutual fund, they are the highly professional। वो कॉमर्स वाले टॉप मैनेजमेंट में बैठे हैं फंड मैनेजर, वो लोग फंड मैनेज कर रहे हैं, आपका फंड परफेक्ट मैनेज करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे इक्विटी में और आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो यू शुड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड विल बैक टू बैक इन्वेस्ट इन इक्विटी। अगर आप कॉमर्स फील्ड से हो, आपके पास स्टॉक मार्केट की काफ़ी अच्छी क्लैरिटी भी है, आपने राइट टाइम पे डीमेट अकाउंट ओपन करके काफ़ी अच्छी क्लैरिटी भी रखी है, आपका रीडिंग भी अच्छा है क्या, तो आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थ्रू जाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, देयर आर एक्सेप्शन इन द मार्केट। काफ़ी लोग साइंस वाले ऐसे हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे काफ़ी अच्छी क्लैरिटी रखते हैं, आर्ट्स वाले काफ़ी अच्छी क्लैरिटी रखते हैं, काफ़ी लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भी अच्छी क्लैरिटी रखते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है या। तो माय क्वेश्चन इज दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन म्यूचुअल फंड मार्केट एंड द इक्विटी मार्केट। म्यूचुअल फंड में कंपेरेटिवली सिक्योरिटी ज़्यादा है, क्यों? बिकॉज इट इज़ मैनेज बाय प्रोफेशनल पर्सन, वहाँ रिस्क कम है कंपेरेटिवली। यहाँ म्यूचुअल फंड में भी रिटर्न तो मैं ऐसा मानता हूँ इक्विटी के एट पार रिटर्न की पॉसिबिलिटी है। अगर इक्विटी मार्केट 30% चला तो हो सकता है आपका म्यूचुअल फंड भी 30% चल गया। तो नॉर्मली आपको रिटर्न नॉर्मली दोनों एट पार ही मिलेगा नॉर्मली, बट रिस्क म्यूचुअल फंड में कंपेरेटिवली कम है।
कम है, तो SIP ऑलवेज एडवाइजेबल। व्हाई SIP इज एडवाइजेबल? चलो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और रखता हूँ, व्हाई SIP थ्रू आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो? एनीवन? how will help it out? SIP थ्रू आप इन्वेस्ट करोगे, आपको कैसे वो हेल्प करेगा? म्यूचुअल फंड में एक स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या SIP थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए? दैट इज माय क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट इज दैट, आपको पता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आपने सुना है वर्ड SIP? Yes, sir. या सिंगल स्टॉक इन्वेस्टमेंट एंड SIP दोनों में गैप है बेटा। आप म्यूचुअल फंड में भी दो रास्ते से इन्वेस्ट कर सकते हो, सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट एंड SIP। अब SIP वो है एवरी मंथ आप 5000 समझ लो, आपने SIP रखा 5000, एवरी मंथ यू विल बी इन्वेस्टिंग 5000। तो मार्केट समझ लो आप 5000 इन्वेस्ट करोगे और डिवाइडेड बाय उसकी प्राइस, उस दिन की प्राइस, तो आपको नंबर ऑफ यूनिट उतना मिलेगा। समझ लो आज मैंने अब 5000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, आज म्यूचुअल फंड कहने भी चल रहा है 50 रुपीज़, तो 5000 डिवाइड बाई 50 रुपीज़ मतलब 100 यूनिट मुझे दिया जाएगा, 100 यूनिट मिलेगा। गुड। कल मार्केट अप जाएगा तो 5000 डिवाइडेड बाय, कल अगर 150 प्राइस है तो डिवाइड बाय 150, तो बैलेंस जो यूनिट आएगा वो मुझे मिलेगा, तो यूनिट कम आएगा। तो जब मार्केट अप जाएगा तब मुझे यूनिट कम अलॉट होता। मार्केट डाउन आया तो समझ लो मार्केट काफ़ी डाउन है, 50 रुपीज़ पे आ गया आज इसकी वैल्यू, तो मैंने अगर 5000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया तो पर यूनिट वैल्यू कितनी है? तो 50 रुपीज़, तो मुझे 100 यूनिट अलॉट हुआ। अगर 25 रुपीज़ हुआ तो मुझे 200 यूनिट अलॉट होगा। तो जब प्राइस डाउन आएगी तभी भी आपको बेनिफिट है। काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि सर प्राइस डाउन जा रही है तुमको नुकसान हो रहा, वो टाइम पे भी आपको म्यूचुअल फंड में बेनिफिट ही है। क्यों? वो टाइम पे आपका जितना इंस्टॉलमेंट आएगा डाउन प्राइस में उतना नंबर ऑफ यूनिट बढ़ेगा, आपको नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा मिलेगा, आपके पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा हो जाएगा। तो मार्केट में जब भी ऐसा अप डाउन आएगा तो आप ओवरऑल देखोगे ना तो आपको तो एवरेज मिल ही जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो आपका इन्वेस्टिंग प्राइस वुड बी एवरेज नॉर्मली अगर आप SIP थ्रू जा रहे हो तो मैं समझता हूँ सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो उससे SIP में रिस्क कम है, सिंगल टाइम में रिस्क कंपेरेटिवली ज़्यादा है, SIP में कंपेरेटिवली कम। तो म्यूचुअल फंड कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो क्लियर, डेब्ट मार्केट इज ऑल्सो क्लियर, इक्विटी मार्केट इज ऑल्सो क्लियर, एंड इमोबाइल प्रॉपर्टी तो आपको भली बात ही पता ही होगा मार्केट में, एंड इट इज़ गोल्ड में भी अभी लोग काफ़ी प्रिडिक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इक्विटी मार्केट में काफ़ी हाई रिस्क है, अभी 2-3 साल क्या होने वाला है कभी दिख नहीं रहा। तो लोग बोल रहे हैं कि गोल्ड भी डबल हो जाए, पॉसिबिलिटी इज दैट कि गोल्ड आज के प्रेजेंट लेवल से मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाए क्या? तो गोल्ड के लिए भी लोग काफ़ी अच्छा प्रेडिक्शन कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो वो किसी के इतने वो कोरोना पे डिपेंड करेगा, कोरोना पे। बट आई एम पॉजिटिव स्टिल ऑन द इक्विटी मार्केट, गोल्ड में क्या होगा मेरी वो मास्टरी नहीं है, बट इक्विटी मार्केट में आई एम स्टिल पॉजिटिव, इतना कोरोना डिस्टर्ब नहीं करेगा मार्केट को, इंडस्ट्री को डिस्टर्ब नहीं करेगा। नो डाउट डिस्टर्बेंस है बट देयर वुड नॉट बी द हाई डिस्टर्बेंस। तो ये मेरे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है। या इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज जब आप चूज कर रहे हो, यहाँ देखो फर्स्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन फॉर मोस्ट इंडिविजुअल इज कंसर्न विद देयर एजुकेशन मीन टू बिल्ड देयर ह्यूमन कैपिटल। हेलो, पहला आपके एजुकेशन में इन्वेस्ट करने का, यानी कि आपके चिल्ड्रन के एजुकेशन, उसके लिए फंड अलग रखो। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट एसेट दैट पीपल जनरली हैव ड्यूरिंग देयर अर्ली वर्किंग ईयर्स इज योर अर्निंग पावर। मैंने पढ़ा है ना, अर्निंग पावर, आपकी अर्निंग कैपेसिटी पावरफुल बिल्डअप करो, या और उसका सेफगार्डिंग क्या, उसका इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले लो। तो कल अगर उसमें कोई डिस्टर्बेंस आए तो भी डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए। तो मेजर इकोनॉमिक एसेट दैट इंडिविजुअल प्लान टू इन्वेस्ट इज इन देयर ओन हाउस। उसके बाद हाउस आता है, आपका अर्निंग कैपेसिटी पे फोकस करो, देन हाउस विल कम, आपकी इमोबल प्रॉपर्टी, रिक्वायर्ड गोल्ड विल कम, एंड देयर आफ्टर इक्विटी एंड डेट विल कम। या बी क्लियर? या इक्विटी एंड डेट मार्केट विल कम। और मैं ऐसा बोलता हूँ, आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो इसमें आपका फ्यूचर एक्सपेंडिचर एंड फ्यूचर फंड रिक्वायरमेंट देख के
आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। 2 साल के बाद मुझे कितने फंड की जरूरत पड़ेगी, ऐसी कोई इवेंट आ रही है फैमिली में, कोई मैरिज की इवेंट, कोई एजुकेशन में बड़ा एक्सपेंडिचर आने वाला है क्या, तो जितनी फोर्सिएबल इवेंट है उसको विजुअलाइज कर लो, अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करो 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। हाँ, ऐसा ना हो कि 2 साल के बाद आपको फंड की जरूरत है मगर आपने 10 साल के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया, तो डिस्टर्बेंस आएगा, डिस्टर्बेंस आएगा। क्या स्टॉक का डेफिनेशन लिखा है, इट इंक्लूड्स इक्विटी, या बॉन्ड्स इट इंक्लूड्स अ डेब्ट, यानी कि इट इज अ डिबेंचर है या तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, लाइक दैट। वो सभी उसकी बेसिक क्लैरिटी है। या ये लोग ने यहाँ मिक्स दिया है, देखो मिक्स 50-50, 75-25, 25-75 डेब्ट एंड इक्विटी में जब आप कर रहे हो तो मैंने आपको उसका बेसिक रूल पढ़ाया है। बेस्ड ऑन एज आपको जाना चाहिए, एज रिलेशन देख के आगे बढ़ना चाहिए नॉर्मली। या एज जितनी जितनी प्रोपोर्शन बढ़ती आ रही है अकॉर्डिंगली आपके पोर्टफोलियो में डेट बढ़ता जाना चाहिए, इक्विटी बढ़ता जाना चाहिए। हेलो, एज बढ़ती है उसके साथ आपका डेट बढ़ना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, या इक्विटी का प्रोपोर्शन बढ़ना चाहिए ऑडियंस? हेलो हेलो, आपका जितना जितना माय क्वेश्चन इज, आपका एज बढ़ता जा रहा है, समझ लो 50 हो गया, 40 से 50 हो गया, तो आपके प्रोपोर्शन में इक्विटी बढ़नी चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, इक्विटी का प्रोपोर्शन बढ़ना चाहिए या डेब्ट का प्रोपोर्शन बढ़ाना चाहिए? एज बढ़ती है उसके साथ क्या बढ़ाना चाहिए, इक्विटी या डेट? इक्विटी सर। या हाँ भूमि, सर डेट। डेट बढ़ना चाहिए, वेरी नाइस। यानी कि यहाँ देखो यंग एज पे आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी ज्यादा होनी चाहिए। क्या समझ लो, मैंने मेरा एग्जाम्पल अभी दिया, 70-30 का प्रोपोर्शन है मेरे पास, इक्विटी ज्यादा है इसमें एट द एज ऑफ 40। बट अगर मैं 50 पे जाऊंगा, मेरी एज 50 पे होगी, तो मैं इक्विटी का प्रोपोर्शन रिड्यूस करूंगा, डेब्ट का प्रोपोर्शन बढ़ा दूंगा, 50-50 कर दूंगा। क्यों? ये फिक्स इनकम वाली है, यहाँ रिस्क है। बाद में 60 पे आऊंगा तो हो सकता है ये इस इक्विटी को 30 कर दूं, डेब्ट को 70 कर दूं। क्यों? बाद में मुझ में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं होती आफ्टर 60। क्यों? अगर कुछ गलत हुआ, प्रिंसिपल अमाउंट गया, तो बाद में कहाँ अर्न करने के लिए जाएंगे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या तो दैट इज व्हाई एज के प्रोपोर्शन में आपका डेब्ट प्रोपोर्शन बढ़ता जाना चाहिए। बी क्लियर, बी क्लियर। यंग एज में इक्विटी इज ऑलवेज एडवाइजेबल, ऑलवेज एडवाइजेबल। यहाँ क्या लिखा है? हाँ, conventional wisdom on asset mix, on asset mix. Yeah, the conventional wisdom on asset mix is embedded in two prepositions. चलो दोनों चीज देख लेते हैं। conventional क्या चीज बोल रही है? Other thing being equal, an investor with greater tolerance for risk should tilt the portfolio in favor of stock. आपको पता चलता है ना, अगर आप हाईली रिस्की पर्सन हो, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो आपके पोर्टफोलियो में क्या ज्यादा होना चाहिए? यू टेल मी। इफ योर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इज हायर, तो आपकी, चलो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, इफ एन इंडिविजुअल्स रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इज हायर, तो उसके पोर्टफोलियो में किसका प्रोपोर्शन ज्यादा होना चाहिए? इक्विटी, डेब्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी और गोल्ड? सर इक्विटी। इक्विटी बी क्लियर। हाँ, इक्विटी इज एन हाईली रिस्की सिक्योरिटी इन द मार्केट। काफी लोग तो उसको सट्टा बोलते हैं। सर योर वॉइस इज क्रैकिंग अगेन, एक मिनट है बेटा। Am I audible now? यस सर। Yeah. इक्विटी है, समझ लो, इक्विटी इज नो डाउट, इट इज हाईली रिस्की कैपिटल, नो डाउट। अरे लोग, काफी लोग तो उसको सट्टा बोलते हैं, स्पेकुलेशन बोलते हैं। आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल उसको स्पेकुलेशन बोल रहे हैं। स्पेकुलेशन तो अगर आप छोटे डे टू डे में अगर डील कर रहे हो, देन इट इज अ स्पेकुलेशन। अदरवाइज इट इज अ बेस्ट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। बी क्लियर। इक्विटी में अगर आप जा रहे हो, इट इज नथिंग, इट हैज अ डायरेक्ट लिंक विद द कॉर्पोरेट ग्रोथ। आप एक साइड ऐसा बोल रहे हो, इंडिया नेक्स्ट 20 ईयर्स 30 ईयर्स में इतना कॉर्पोरेट ग्रोथ जंप करेगा, तो देश उसका पार्टनर अगर आपको बनना है तो इक्विटी थ्रू ही बनना पड़ेगा ना। वाया इक्विटी आप बन सकते हो, और कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है आपके पास। बैंक में तो एफडी का इंटरेस्ट देखो डे बाय डे रिड्यूस होता जा रहा है, आज 6% पे आ गया। जो 15% इंटरेस्ट था, 15% तो मैंने देखा था, मैं एकदम चाइल्ड था तब, मुझे पता है 15% था, आज वो 6% पे। माय क्वेश्चन इज,
काफ़ी इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होता जा रहा है डेट सिक्योरिटी में। इक्विटी मार्केट है वो आज काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्गर मार्केट है। एंड मैं अगर आपको अपफ्रंटली डायरेक्टली मैं बोलूँ ना कि अगर एज ए स्टूडेंट अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो 10,000 तो नॉर्मली ये 3 पैरामीटर देख के चलना। डायरेक्टली आप चल सकते हो स्टार्टिंग में। फर्स्ट, कंपनी का मैनेजमेंट की रेप्यूटेशन कितनी है मार्केट में, गुड मैनेजर, एट द सेम टाइम गुड गवर्नेंस। थोड़ी टाटा ग्रुप की कोई भी कंपनी अगर उठाओ तो सेफ है नॉर्मली, क्योंकि गुड गवर्नेंस है, काफ़ी गवर्नेंस अच्छा है। इन्फोसिस है, टाटा ग्रुप है, या नंबर 2, कंपनी का प्रोस्पेक्ट कितना है, कंपनी का ए बिजनेस का प्रोस्पेक्ट क्या दिख रहा है आपको एज ए स्टूडेंट, आप एनालाइज करो। नंबर 2, दिस इज सेकंड। एंड नंबर 3, उसकी लास्ट टू ईयर्स की प्राइस मूवमेंट देखो, शेयर की प्राइस में मूवमेंट क्या आया, क्या, एंड उसके पीयर ग्रुप में क्या मूवमेंट है। बस ये 3 फैक्टर देख के नॉर्मली आप डायरेक्टली चल सकते हो, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर आप 10,000 के लिए जा रहे हो तो। या गुड। तो चलो मैं एक क्वेश्चन और रखता हूँ आपके सामने। if I diversify my portfolio in 5 securities, not only 5 security, फर्स्ट एसेट मिक्स, मैंने डेप्ट में भी इन्वेस्टमेंट किया, इक्विटी में भी किया, इमोबल प्रॉपर्टी में भी है, गोल्ड में भी है, चार में 25% फॉर एग्जांपल। एंड इक्विटी में भी मैंने 25% किया, इसमें पांच इक्विटी में किया, 5 कंपनी में अलग अलग किया। एंड 5 कंपनी जो मैंने चूज किया, 5 सेक्टर भी अलग है, एक टेलीकॉम सेक्टर है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, पेट्रोलियम सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, एक आईटी सेक्टर है, लाइक दैट 5 सेक्टर की अलग अलग 5 कंपनी लिया। तो इक्विटी में भी मेरा बाइफर्केशन है, एलोकेशन है, परफेक्ट। इफ माय इन्वेस्टमेंट इज डाइवर्सिफाइड इन सच अ वे दैट in this way, if my investment is diversified in this way, then my overall portfolio risk will be minimized या will be maximized? Minimized, sir. Will be minimized. minimized. जितना आप डाइवर्सिफिकेशन करोगे उतना रिस्क मिनिमाइज होता है। मैंने आपको एकदम सिंपल एग्जांपल दिया, फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले बच्चे समझ जाए। आपके पास एक बिजनेस है, एक बिजनेस पे आप डिपेंड हो, तो यू आर ट्रैकिंग रनिंग ऑन द हायर रिस्क। क्यों? अगर वो बिजनेस में कल उसमें अगर रिसेशन आया, वो सेक्टर में रिसेशन आया, वो इंडस्ट्री में रिसेशन आया, काफ़ी बार एक इंडस्ट्री डाउन जाती है, तो आपका बिजनेस 0-0 हो जाएगा। आपको 100% रिस्क उठा कर चल रहा हो। अगर आपने 2 अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट किया, 2 सेक्टर में आपका बिजनेस है, तो आपका रिस्क 50% हो गया, डाइवर्सिफाई हो गया। क्यों? एक बिजनेस बंद हुआ तो भी 50% इफेक्ट आएगा, 50% तो भी हम परफेक्शन के साथ चलेंगे। अगर ये 4 बिजनेस में डिवाइड किया तो 25% हो गया। देखो अदानी ग्रुप वाले हर सेक्टर में पहुंच गया, हर एक सेक्टर में वो लोग है, उसकी प्रेजेंस है, अदानी, गौतम अदानी। अगर इंडिया में, नॉट इंडिया, मैं गुजरात बोल रहा हूँ, गुजरात में अगर लास्ट 20 ईयर्स में अगर किसी ने ग्रोथ किया ना, तो ही इज द पर्सन, इट्स गौतम अदानी। यानी कि जिसने ग्रोथ, तो मैं नहीं बोलता हूँ किया नहीं किया, मुझे बहुत पता नहीं चलता, मगर जिसने वेल्थ बनाई, वेल्थ ये बंदे ने बनाई, ये बंदे ने वेल्थ बनाई। एज फॉर माय अंडरस्टैंडिंग मोर देन द मुकेश अंबानी। मीन्स मुकेश अंबानी नो डाउट वो तो डे 1 से था ही, उसकी वेल्थ ये है। और जो ग्रोथ है ना, ग्रोथ ये बंदे ने किया, यानी कि उसने 0 से लेके यहाँ तक अगर ये पहुँच गया 20 ईयर्स में, अगर लास्ट 20 ईयर्स में देखो ना, तो वेल्थ इंक्रीमेंट इसकी ज़्यादा होगी, गौतम अदानी की। मीनिंग देयर बाय अदानी एंटरप्राइज, अदानी ग्रीन, पूरी सोलर सिस्टम, आपको पता है ना, पूरे यूएस मार्केट में जो सोलर सिस्टम इंस्टॉल हुई, उससे ज़्यादा इंस्टॉल कैपेसिटी अकेले की, अदानी ग्रीन की। हाँ, उसके बाद अदानी पावर है, उसके बाद पोर्ट है। मीनिंग द बैक का ये देखो, ये मैं आपको एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, उसका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। अरे टाटा ग्रुप में आ जाओ, टाटा ग्रुप में 100 कंपनी, 100, टाटा कंज्यूमर, टाटा टी, टाटा केमिकल्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, मेन रिच कंपनी, टीसीएस, टाटा मोटर्स, काफी प्रोस्पेक्ट दिख रहा है अभी इलेक्ट्रिक कार, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, यानी कि लास्ट 6 मंथ्स में 2.5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया टाटा स्टील। आप देख रहे हो ना, जो शेयर 450 रुपीज़ में मिल रहा था 450 पे, आज वो 1200 क्रॉस हो गया, मतलब नॉर्मली ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया, 300% रिटर्न जनरेट किया। तो माय क्वेश्चन इज, क्या टाटा स्टील इज ऑल्सो, यानी कि इंडिया इज लार्जेस्ट स्टील कंपनी, बिगेस्ट स्टील कंपनी। उसके बाद जिंदाल आता है, JSW स्टील बाद में आता है, ये सब हिंदाल्को बाद में आता है। मीन्स हिंदाल्को है वो आदित्य बिरला ग्रुप की है,
मगर ये टाटा स्टील है सबसे ज़्यादा जिसकी कैपेसिटी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। या तो मेरा क्वेश्चन ये है, टाटा सोल्ट है या इतने सेक्टर में अगर टाटा ग्रुप है समझ लो, उसने पूरा बिजनेस देखो सेक्टर वाइज डाइवर्सिफाई किया। अगर कल उठ के कोई एक सेक्टर डाउन गया तो भी पूरा ग्रुप धीरे धीरे आगे काफ़ी निकल जाएगा। यस, उसको कोई रिस्क टच नहीं करेगा। तो डाइवर्सिफिकेशन, तो एक स्लोगन आपके माइंड में होना चाहिए क्या, बाय डाइवर्सिफिकेशन वी कैन मिनिमाइज द रिस्क, वी कैन मिनिमाइज द रिस्क बाय डाइवर्सिफिकेशन। क्या आगे बढ़ो। तो यहाँ ये क्या लिखा है, फर्स्ट पैराग्राफ में वापस पढ़ता हूँ, ये फर्स्ट पॉइंट। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, एन इन्वेस्टर विद ग्रेटर टॉलरेंस फॉर रिस्क शुड टिल्ट द पोर्टफोलियो इन फेवर ऑफ स्टॉक। अगर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो इक्विटी प्रोपोर्शन ज़्यादा रखना चाहिए। Whereas an investor with lesser tolerance for risk should tilt the portfolio in favor of bonds. अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम है तो आपके पोर्टफोलियो में डेट ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो आपका पोर्टफोलियो में इक्विटी ज़्यादा होना चाहिए। दिस इज बिकॉज इन जनरल स्टॉक्स आर रिस्कियर देन बॉन्ड्स। वो आपको भली बात पता है। यस, स्टॉक यानी कि इक्विटी इज मोर रिस्की कंपेयर टू द डेट, या चलो नेक्स्ट पे आओ। यहाँ ये देखो, ये अच्छा चार्ट है, इट्स अ वेरी गुड चार्ट। यहाँ क्या लिखा, रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ बॉन्ड एंड स्टॉक। देखो तो यहाँ से यहाँ ये चार्ट जा रहा है ना, आगे बढ़ते जाओगे ना उतनी रिस्की कैपिटल आती है, रिस्की इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज आता जाएगा। पहला क्या है, बैंक डिपॉजिट सेफ, पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स सेफ, इनकम ग्रोथ ओरिएंटेड यूनिट उससे थोड़ा रिस्की, यूनिट से म्यूचुअल फंड में, तो ये दोनों से पहले थोड़ा रिस्की। एनसीडीज और प्राइवेट सेक्टर मीनिंग देयर बाय नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर थोड़ा रिस्की। डिफेंसिव शेयर मीन्स हाईली डिफेंसिव शेयर, वो रिटर्न कम मिलता है मगर वो कभी डाउन नहीं आते, ऐसे काफ़ी इक्विटी शेयर है जो एकदम स्लोली आगे बढ़ते हैं मगर वो कभी डाउन आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, उसका फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग, दैट इज कॉल्ड डिफेंसिव शेयर। उसके बाद एक स्टेप आगे ब्लू चिप शेयर। अगर आपको मैंने बोला ना निफ्टी 50 में जो कंपनी है टॉप 50 में, या तो ब्लू चिप में सेंसेक्स में 30 में है, हाँ ब्लू चिप, उसको ब्लू चिप कंपनी बोलते हैं। जो निफ्टी 50 कंपनी है या तो सेंसेक्स में यानी कि बीएससी में टॉप 30 में है, तो ब्लू चिप कंपनी है ना जो टॉप 50 इंडिया की कंपनी, अगर उसमें इन्वेस्ट करोगे तो कंपैरेटिवली आपका रिस्क कम है, कंपैरेटिवली, क्योंकि इसमें सभी स्टैंडर्ड कंपनी होगी, बी क्लियर क्या। हाँ, बट एट द सेम टाइम मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो वहाँ हो सकता है कि जितना आपको, वो तो पता है ना, मिड कैप एंड ब्लू चिप है, लार्ज कैप उसको बोलते हैं, एंड मिड कैप मीनिंग दे बाय मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन। क्या, तो जो ब्लू चिप है लार्ज कैप वो ऑलरेडी ग्रोथ कर लिया है उसने, हो सकता है मिड कैप में ग्रोथ की पॉसिबिलिटी और ज़्यादा है, तो आपको वो पॉसिबिलिटी यहाँ ब्लू चिप में नहीं मिलेगी। तो ब्लू चिप में कंफर्म बोल सकते हैं क्या, अगर ब्लू चिप मार्केट मिनिमम आपको 15% रिटर्न देगा, अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे ना 15% एवरेज आएगा। समझ लो HDFC बैंक ले लो आप, आपका 15% एवरेज आएगा 5 साल के लिए। जस्ट मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको कुछ नहीं करना है तो बेटर है बैंक में, अगर आप 6% की एफडी कर रहे हो उससे तो बेटर है 15% एवरेज आने वाली है कंफर्म, उसको पता ही है, नो डाउट। वो लार्ज कैप है, निफ्टी 50 में है, और HDFC बैंक है, काफ़ी सेफ है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में सबसे नंबर 1 पे है क्या, तो वी कैन ट्रस्ट इन दिस बैंक। तो एंड HDFC बैंक है समझ लो, और उसके नीचे अगर मैं छोटी बैंक लूँ, यहाँ छोटी बैंक में अगर मैं लूँ IDFC फर्स्ट बैंक, समझ लो IDFC फर्स्ट छोटी बैंक है प्राइवेट सेक्टर में, मगर उसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी है, तो हो सकता है कि IDFC फर्स्ट है वो 5 टाइम्स हो जाए, 5 साल में 5 टाइम्स हो जाए, 100% रिटर्न कर दे जनरेट, एंड HDFC 5 साल में 75% ही जनरेट करे, मगर HDFC में सिक्योरिटी ज़्यादा है, सेफ है, उसकी प्रिंसिपल अमाउंट रिड्यूस होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अगर IDFC में अभी वो ग्रो हो रही है, हो सकता है कि चाइल्ड डेथ हो जाए, चाइल्ड लेवल पे उसका डेथ हो जाए, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है क्या। तो इसलिए मैं बोलता हूँ क्या, ब्लू चिप कंपनी, तो यहाँ देखो मैं कंपेयर करता हूँ ब्लू चिप कंपनी एंड मिड कैप, ये दोनों में कौन सा रिस्की है, ब्लू चिप इज मोर रिस्की या मिड कैप इज मोर रिस्की, यू टेल मी ऑडियंस। ब्लू चिप किसको बोलेंगे हम, कौन बोले,
ऑडियंस, ब्लू चिप कंपनी में मैं इन्वेस्ट करता हूँ टॉप 30 में एनएससी की, या तो मैं मिड कैप में इन्वेस्ट करता हूँ, दोनों में कौन सा रिस्की है? मिड कैप इज रिस्की सर। मिड कैप इज मोर रिस्की, वेरी नाइस। ब्लू चिप तो मैं इक्विटी में भी 2 पार्ट कर देता हूँ। देखो आपको ऐसा लगता है ना कि सर मुझे इक्विटी में जाना है मगर बहुत रिस्क नहीं लेना है, तो आप ऐसा कर सकते हो क्या, कि ब्लू चिप कंपनी है जो टॉप 50 निफ्टी 50 में जो है 50, उसमें ही इन्वेस्ट करने का, उससे बाहर नहीं जाने का। तो कंपैरेटिवली आपका पोर्टफोलियो एकदम नो डाउट रिस्की है मगर कंपैरेटिवली कम रिस्क है। इस निफ्टी 50 के बाहर निकले तो वहाँ रिस्क ज़्यादा, फ्लक्चुएशन का रिस्क ज़्यादा हो सकता है, रिस्क इन रिटर्न भी काफ़ी बड़ा मिले, एंड हो सकता है कैपिटल भी वॉश आउट हो जाए। तो दोनों साइड पॉसिबल है मिड कैप। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? स्मॉल कैप उससे भी, तो मार्केट में 3 कैप है, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। स्मॉल कैप अभी अभी गर्मा गर्म नई कंपनी आई है मार्केट में, समझ लो स्मॉल कैप, तो उसमें काफ़ी पोटेंशियल है। तो हो सकता है वो 100 टाइम्स आपकी कैपिटल मल्टीप्लाई कर दे, उतना पोटेंशियल रखता है अगर आपको अच्छा स्मॉल कैप मिले, बट हाईली रिस्की, काफ़ी छोटा ग्रुप है, हो सकता है चाइल्ड लेवल पे उसका डेथ हो जाए क्या। तो मैं समझता हूँ इसमें भी 3 चीज़ रखना चाहिए, क्या आपको रखना चाहिए, मिड कैप एंड स्मॉल कैप इज रिस्की, मोर रिस्की कंपेयर टू लार्ज कैप इज सेफ कंपेयर टू मिड कैप एंड दी स्मॉल कैप। बी क्लियर, ये भी माइंड में रखना है, बी क्लियर। जब आप इक्विटी में जा रहे हो तो ऐसा नहीं कि सभी इक्विटी रिस्की है, बी क्लियर। तो यहाँ लिखा ब्लू चिप, उसके बाद ग्रोथ शेयर, जो ग्रोथ शेयर स्पेकुलेटिव से लिखा नहीं है, ग्रोथ शेयर मीनिंग देखा, ग्रोथ शेयर मीन्स मिड कैप एंड स्मॉल कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, इससे ब्लू चिप से भी ज़्यादा रिस्की है, जिसमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल है, हाई रिस्क इन्वॉल्व है, कितना भी बड़ा फ्लक्चुएशन आ सकता है। एंड स्पेकुलेशन से काफ़ी लोग बोलते हैं ना, काफ़ी शेयर ऐसे होते हैं काफ़ी स्पेकुलेशन पे चलता है, समझ लो अभी अदानी ग्रीन चला है, काफ़ी स्पेकुलेशन हो गया है, काफ़ी शेयर को स्पेकुलेशन माना जाता है, यानी कि उसका फ्यूचर लोग काफ़ी बड़ा प्रिडिक्ट कर लेते हैं और पूरा मार्केट इस तरह से बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं और वो शेयर को देखते देखते कहाँ पहुँचा देते हैं, मगर वहाँ तक आने में बाद में दम निकल जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो रियलिटी आने में दम निकल जाता है, तो वो स्पेकुलेटिव शेयर मानते हैं। मैं आज अगर आपको एक बेस्ट एग्जांपल दूँ, अदानी ग्रीन फ्यूचर में उसने 16 की ये सेट की है, पूरे फ्यूचर में उसमें से कितना इनकम जनरेट होगा पता नहीं किसी को भी। तो पूरा मार्केट ने प्रिडिक्ट किया, स्पेकुलेशन किया, और जो अदानी ग्रीन लास्ट लॉकडाउन में 150 में मिल रहा था, टुडे इट हैज क्रॉस 1000। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मीनिंग देयर बाय, तो दीज आर द शेयर्स नोन एज स्पेकुलेटिव, एंड काफ़ी और शेयर भी मार्केट में जो स्पेकुलेटिव शेयर्स है। तो ये प्रोपोर्शन क्या है, यहाँ से जिस तरह से आप आगे बढ़ोगे रिस्क बढ़ता जा रहा है। गुड। तो आपको अगर पोर्टफोलियो आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको ऊपर वाला शेयर है ना, ये ज़्यादा होना चाहिए आपको पोर्टफोलियो, ये कम होना चाहिए, तो आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिस्क ज़्यादा रहेगा, बिकॉज आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। अगर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम है तो ये नीचे वाला पोर्शन है वो ज़्यादा होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, ऊपर वाला पोर्शन है वो कम होना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, एन इन्वेस्टर विथ अ लॉन्गर इन्वेस्टमेंट ओरिजिन should tilt his portfolio in favor of stock. Very strong statement, fundamental statement. क्या? Other things being equal, an investor with a longer investment origin, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल, और 3 साल भी लॉन्ग टर्म है, 3 साल 5 साल 7 साल 10 साल के लिए जा रहे हो, ऑलवेज इक्विटी इज मोर प्रिफरेबल। इक्विटी ही आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न दे सकती है, उसमें ही सिक्योरिटी ज़्यादा है। क्या? बी क्लियर। अगर लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो, शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो तो मैं इक्विटी कभी सजेस्ट नहीं करूंगा, ऑलवेज डेब्ट में इन्वेस्ट करो, जितना इंटरेस्ट मिले उतना अर्न कर लो, बस बहुत हो गया। इंटरेस्ट तो कंफर्म मिलेगा ही, मगर इक्विटी में पता नहीं कि कितना मिलेगा, हो सकता है कि आपका वॉश आउट भी हो जाए। मगर लॉन्ग टर्म के लिए जाओ, अच्छी कंपनी में जाओ, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया ना HDFC बैंक, तो कन्फर्म वो 15% से चलेगा ही चलेगा, कन्फर्म चलेगा, क्योंकि HDFC बैंक का लास्ट 5 ईयर्स का ट्रैक रहा क्या, नेवर इट हैज़ गिवन लेस देन 15% रिटर्न। माय क्वेश्चन इज, और अभी तो इसमें ह्यूज पोटेंशियल मुझे दिख रहा है HDFC बैंक में भी, क्या? तो फ्यूचर में भी वो ट्रेंड वो मेंटेन करेगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो, इक्विटी इज ऑलवेज एडवाइजेबल। या अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो तो यू टेल मी, अगर आप लॉन्ग टर्म आपको इन्वेस्ट करना है तो आपके पोर्टफोलियो में क्या चीज़ ज़्यादा होना चाहिए, किसका प्रोपोर्शन ज़्यादा होना चाहिए?
इक्विटी सर, इक्विटी Equity. प्रोपोर्शन ज्यादा होना चाहिए या कंपेयर टू द डेट। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो तो बॉन्ड्स, बॉन्ड्स, आपके प्रोपोर्शन में, आपके पोर्टफोलियो में डेप्ट इंस्ट्रूमेंट यानी कि बॉन्ड्स इंस्ट्रूमेंट ज्यादा होना चाहिए। तो हमने ये दो पैरामीटर देखा। क्या पहला पैरामीटर आपने क्या देखा था? यहाँ अगर आप यहाँ आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा है तो क्या होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में? ज्यादा इक्विटी ज्यादा होनी चाहिए। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम है तो डेट ज्यादा होना चाहिए। गुड। उसके बाद अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए जा रहा हूँ तो इक्विटी मेरे पोर्टफोलियो में ज्यादा होना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए जा रहा हूँ तो डेप्ट मेरे पोर्टफोलियो में ज्यादा होना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इट इज क्लियर टू यू या? तो ये उसका रेंज दिया था। गुड। और ये उसका प्रोपोर्शन का एलोकेशन जो अभी मैंने किया था ना कुछ, ये बेंजामिन ग्रेहमैन ने किया। उसने 75-25 ऐसा कुछ किया अलग अलग। ये देख लेना आप। मैंने आपको एकदम सिंपल बताया। वो आप पे डिपेंड करता है। आपकी एज बढ़ती जा रही है, अकॉर्डिंगली आपका इक्विटी प्रोपोर्शन रिड्यूस होता जाना चाहिए, डेब्ट प्रोपोर्शन बढ़ता जाना चाहिए। कितना वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो। ये ऑथर ने ओपिनियन दिया है 75-25, बाद में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 50-50, बाद में 25-75। या गुड। उसके बाद आ जाओ, ये लोकेशन है, देख लो एज वाइज 80-20 था, 70-30 था, 50-50 था, बाद में 60-40 आ गया। या इस तरह से रिड्यूस हो सकता है एज के साथ। हाँ, एज के साथ। बाद में द थर्ड पेयर पोर्शन विल डिस्कस टुमारो। अब मैं कल अगर आपको मैसेज करूँ तो ही आपको ज्वाइन करना है। क्या कल आप आओगे? कल आपकी छुट्टी है, आपको पता है? हेलो ऑडियंस, कल कुछ यस सर। कल आपको कंफर्टेबल है? आपकी एग्जाम अनाउंस हुई? कुछ डेट अनाउंस हुआ? नॉट येट। तो अभी देर लगेगी ना।